Can we start once again, everyone? Yes, sir. Now, to will start a very first chapter of CA फाइनल. तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? लिखिए, इंड एयर्स 37 प्रोविजंस contingent liabilities and contingent asset. करेक्ट ना? जैसे मैंने ये नाम लिखा, आपके मन में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया बताइए? AS 29. तो व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग AS 29, और उसका भी नाम यही था, प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट. करेक्ट. एंड अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं AS 29 एंड इंड AS 37 में, तो 90% दे आर सेम. 90% एग्जैक्टली सेम है. तो कैन से, क्योंकि AS 29 तो आप अच्छे से कर चुके हो. कहां पे कर चुके हो? सीए इंटर में. बताओ, AS 29 आपको पता है कि नहीं पता है? यू हैव डन perfectly in CA inter provision contingent liabilities and contingent asset. correct. तो कैन आई से, कैन वी डू ओनली द डिफरेंस? अगर आप मुझे परमिशन दो तो क्या ओनली डिफरेंस कर ले? सर ऐसा कैसे सर? पैसा पूरा लेते हो और पढ़ाते हो ओनली डिफरेंस? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके साथ ये करने वाला नहीं हूं. मैं तो आपको हर बात जो कि सीए फाइनल सिलेबस में है मैं आपको पढ़ाऊंगा. करेक्ट ना? अगर मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, आपने इस ये इंटर में उसे किया है या नहीं किया, उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है. करेक्ट? यस सर. तो इट मींस आई विल टीच यू इंटायर इंड AS 37, whether you have done AS 29 or whether you have not done AS 29 in CA inter, that is not at all relevant. That is not at all relevant. Yes sir. But ये बात तो मान सकते हैं कि AS 29 आपने CA इंटर में किया है. तो क्या कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदर प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. पहला क्वेश्चन ये है. सेकंड क्वेश्चन, इफ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, वेदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी. सेकंड क्वेश्चन ये है. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. आई डोंट नो व्हाट इज योर आंसर. अभी जो भी आपके मन में आ रहा है उसे सोच लीजिए, कहीं लिख लीजिए. अगर आपने बोला है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, तो सेकंड क्वेश्चन यहां था कि वेदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ लायबिलिटी. करेक्ट. Then third question is that what is the difference between provision and contingent liability? प्रोविजन और contingent liability में डिफरेंस क्या है? जो भी आपका आंसर है वो आप कहीं लिख लीजिए. ऑफ कोर्स इसका आंसर आप ही मुझे दोगे वंस आई कंप्लीट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. मींस मैं इसका आंसर नहीं देने वाला हूं. करेक्ट. तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज वेदर प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. सेकंड, इफ प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, then whether provision for doubtful debt is a liability. Third, what is the difference between provision and contingent liability. एक लास्ट क्वेश्चन वो पूछना चाहूंगा, whether contingent liability is a liability. whether contingent liability is a liability. ये चार क्वेश्चन है. इसका आंसर आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए. आई डोंट वांट टू आस्क यू राइट नाउ. मैं पूछूंगा कैसे? ये तो वर्चुअल मोड है, मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता हूं. बट व्हाट एवर आंसर यू आर गेटिंग, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके भेजिए. मेरा सब व्हाट्सएप नंबर क्या है ये तो मैंने देना ही भूल गया. तो व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए. स्टार्टिंग क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं, इसको सेव कर लीजिए, जीवन भर इसको अपने पास रखिएगा. करेक्ट. 7731007722. करेक्ट. जब तक मैं हूं ये नंबर मेरे साथ है. करेक्ट. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस नंबर थ्रू आउट माई लाइफ. करेक्ट. तो whenever you have a doubt you can WhatsApp me, but of course for subject related doubt आप टेलीग्राम में पूछोगे, वो ज्यादा बेटर है. करेक्ट. मैं जल्दी एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, तो आप ग्रुप में आप मुझे इसका आंसर भेज सकते हो कि जो ये चार क्वेश्चन मैंने आपकी किया था उसका आंसर आपका क्या था इनिशियली, क्योंकि ऑफकोर्स सब्सिक्वेंटली आपका आंसर हो सकता है चेंज हो जाए. करेक्ट. यस सर. तो नाउ डोंट थिंक अबाउट द क्वेश्चन राइट नाउ.
इन AS 37 प्रोविजन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट एसेट। एक बात तो साहब है, जब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे डाउट आपके मन में आ गए होंगे, सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, करेक्ट ना? डोंट वरी, मैंने आपको एक पहले ही कमिटमेंट दे चुका हूं कि यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आप थोड़ा पेशेंस रखो और मेरे साथ जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप चलते रहो, करेक्ट? यस सर। नाउ टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन डेफिनेशन। मैं एक डेफिनेशन से स्टार्ट करना चाहता हूं, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंसीज। डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंसीज। दिस डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिजेंसीज इज नॉट कवर्ड अंडर इंड एस, ये कवर है एएस 4 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में, एज पर एएस 4, करेक्ट? बड़ा बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया गया कॉन्टिजेंसीज का। अगर आपको याद है तो AS4 हैज टू पार्ट, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पर देयर टू पार्ट, कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। हालांकि सीए इंटर में मेरे ख्याल से आपके टीचर ने आपको ओनली इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट पढ़ाया होगा, कॉन्टिजेंसीज के बारे में हो सकता है आपको ना पढ़ाया गया हो, कि कॉन्टिजेंसीज हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम AS4 and now covered in AS29. But the definition of contingencies is given in AS4, not in AS29, not in AS29. Understood? Correct? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो what is the meaning of contingencies? पहले ये देखते हैं, तो लिखिए contingencies, everyone, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वही लिखिए। contingencies are conditions or any situation any situations existing on balance sheet date। तो contingencies are conditions or any situation existing on balance sheet date, correct? Then around outcome, outcome is results, correct? So outcome, can I say the result can be either favorable or unfavorable? Yes sir. So outcome which may be favorable or unfavorable, unfavorable, correct? So outcome which may be favorable or unfavorable of, outcome of which is not known, correct? तो contingencies are conditions or any situation outcome of which is not known। आप मेरी बात समझ पा रहे कि आज के समय में उसका आउटकम हमें नहीं पता है, कंडीशन तो एग्जिस्ट करता है बट उसका रिजल्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता है, करेक्ट? आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन, करेक्ट? विच इज डिपेंडेंट मीन्स, विच यहां क्या है, विच मीन्स आउटकम, तो विच मीन्स आउटकम विच इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट on happening, happening or non happening, non happening of uncertain future event, of uncertain future event, uncertain future event। तो वो आउटकम है पता नहीं है एंड वो डिपेंड किस में करता है, ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट विच इज अनसर्टन, विच इज अनसर्टन, करेक्ट? अंडरस्टूड? देन एड ऑफ that means uncertain future event, देखो, happening or non happening of uncertain future event which is not within
the control of entity which is not within the control of entity. Correct? So this future event is not within the control of entity. Correct? तो इसे हम बोलते हैं contingencies. करेक्ट? क्या आपने ये डेफिनेशन AS4 में किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आज कर लेते हैं। फिर से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्टिंजेंसी का डेफिनेशन इंड AS के हिसाब से नहीं कर रहे, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। करेक्ट? तो इसका मतलब मैं आपको सीए इंटर से सीए फाइनल की तरफ ले जाना चाहता हूं, तो पहले मुझे आपको सीए इंटर की बातें बतानी पड़ेगी, फिर सीए फाइनल में एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट? यस सर। तो फिर से बात करते हैं, contingencies are the condition or any situation existing, it is already existing on balance sheet date। तो कहने से if it is already existing on the balance sheet date, तो इससे एक बात तो साबित होता है कि this condition arises from past event। तो if it is existing on balance sheet date, तो कहने से this condition और situation arises from past event। past event हो चुका है, yes sir, yes sir। तो arises from past event, from past event। करेक्ट? मीन्स कुछ घटना घटा जिसके कारण कोई कंडीशन है बैलेंस शीट डेट में जिसका आउटकम हमें पता नहीं है, और वो आउटकम डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, होना या ना होना किसके, फ्यूचर इवेंट के। अंडरस्टूड? यस सर। एंड दैट फ्यूचर इवेंट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी। करेक्ट? आई होप थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ बातें मुझे बताने की जरूरत है। मैं दो बेसिक एग्जांपल लूंगा, बेसिक एग्जांपल ऑफ आवर प्रैक्टिकल लाइफ। मीन्स अभी मैं अकाउंटिंग एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, अभी तो मैं एकदम बेसिक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। करेक्ट? यही दो एग्जांपल मैं सी इंटर में भी लेता हूं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए जो भी एग्जांपल मैं लेता हूं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, लेट अस अज्यूम देयर आर टू स्टूडेंट, राम एंड रावण। यू नो राम, you know Ravan, correct? Ram passed and Ravan also passed. What they passed? Class 12 exam. Both have passed class 12 exam. Correct? So can I say passing of 12 exam is a past event? Correct? And because they passed the exam, तो राम ने क्या किया? Ram has registered himself for CA course। आप समझे मेरी बात को कि राम पास 12th एग्जाम, तो राम ने क्या किया? अपने आप को रजिस्टर कर लिया फॉर सीए कोर्स इन आईसीआई। बट रावण बोला कि भाई सीए तो मेरे बस की बात नहीं है, बट दे हैव ही हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ फॉर अ बैचलर डिग्री एग्जाम, मींस बीकॉम, करेक्ट, इन एनी कॉलेज। तो रजिस्टर्ड हिमसेल्फ फॉर बीकॉम कोर्स इन एनी कॉलेज। करेक्ट ना? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर, करेक्ट। तो कहने कंडीशन क्या है कि दोनों ने किसी कोर्स में रजिस्टर करवा लिया है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ड्यू टू पास्ट इवेंट, क्योंकि उन्होंने 12th क्लास पास किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द कंडीशन इज व्हाट कंडीशन इज प्रिवेलिंग एज ऑन टुडे, कि बोथ रजिस्टर्ड फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन। यस सर। कहने से आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन, आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन। एक बार देखते हैं कि whether there is any contingencies or not। तो can I say there is a condition existing on as on today कि both have registered for different course, but outcome of that is not known। means क्या राम सीए पास करेगा या नहीं करेगा, that is not known। Similarly Ravan, whether Ravan will pass CA, sorry, Ravan will pass BCom or not, that is also not known। तो can I say कि आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन, विच इज डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ व्हाट, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। करेक्ट ना? एग्जाम होगा, नहीं होगा, होगा तो वेदर राम विल राइट एग्जाम और नॉट, रावण विल राइट एग्जाम और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। Correct? Yes sir, yes sir, I hope you understanding। And can I say that exam, that future exam is not within the control of both student
तो कैन आई से यस देयर इज अ contingencies, yes there is a contingencies. I hope you understanding, correct? तो दोनों के लाइफ में कुछ ना कुछ कंडीशन है एज ऑन टुडे. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्टिजेंसीज बोलते हैं. व्हाई? द आउटकम ऑफ दैट कंडीशन इज नॉट नोन, विच इज डिपेंडेंट ऑन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट विच इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ राम एंड रावण. तो क्या मैं बोल सकता हूं कि दोनों के लाइफ में कॉन्टिजेंसीज है? करेक्ट, यस सर. नाउ कैन आई से जो राम एक्शन लेगा, वट एवर एक्शन टेकन बाय राम और रावण will depend upon assessment of these contingencies. अब वो अपने contingencies को assess करेंगे तो वो क्या करेंगे? just try to understand. कहने से अगर मैं राम से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि what is the probability, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? what is the probability of passing CA exam, what is the probability of passing CA exam? तो कहने बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो क्या करेंगे? अपने सीनियर से पूछेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग वट एवर आई एम सेइंग. तो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस मींस उनके सीनियर से बातें करेंगे और सीनियर से एक कंक्लूजन आएगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सी एग्जाम इज व्हाट? 10%. करेक्ट. और सिमिलर रावण भी यही क्वेश्चन अपने सीनियर से पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बीकॉम एग्जाम. तो ऑफ कोर्स द आंसर मे बी 90%. यस सर. 10% बहुत नालायक होता है, वो कभी कुछ भी एग्जाम पास नहीं कर सकते. करेक्ट. यस सर. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सी एग्जाम इज 10% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बीकॉम एग्जाम इज 90%. आई होप यू अंडरस्टूड. तो इन दिस केस कहने से देयर इज अ हायर चांस, देयर इज अ हायर probability of not passing CA exam. करेक्ट. तो बताओ इफ देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग CA एग्जाम, तो राम को क्या करना चाहिए? मुझे ये बताओ. राम को क्या करना चाहिए? पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए. और पढ़ना भी एक प्लानिंग की स्टार्ट करना चाहिए, एक प्रॉपर कोचिंग या प्रॉपर गाइडेंस के अंदर स्टार्ट करना चाहिए. देयरफॉर कहने से राम राम क्या एक्शन लेगा? व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ राम? राम विल टेक कोचिंग फ्रॉम अ प्रॉपर इंस्टीट्यूट. करेक्ट. अंडरस्टूड. इट मींस राम विल टेक कोचिंग क्लास फ्रॉम बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट एकेडमी. यही तो होगा ना. तो कहने से टेकिंग कोचिंग क्लास इज जस्ट लाइक ए प्रोविजन. उन्होंने एक प्रोविजन बना लिया कि भाई क्योंकि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल, हायर प्रोबेबिलिटी, हायर चांसेस ऑफ फेलिंग इन एग्जाम. तो उससे बचने के लिए, उस लॉस को अवॉइड करने के लिए, करेक्ट, उसने आज अपने आप को कोचिंग, उसने आप आज अपने आप को प्लान कर लिया किसके माध्यम से? कोचिंग के माध्यम से. करेक्ट. अंडरस्टूड. मींस कि वट एवर कोचिंग दे हैव टेकन, वो एक गारंटी नहीं है पास होने का. बट हाँ, कहने से एक प्रोविजन क्रिएट किया गया, एक प्रोविजन बनाया गया. यस सर. तो इट मींस कहने से दिस इज नथिंग बट एक्शन टेकन. अंडरस्टूड. सिमिलरली अगर मैं रावण के बारे में बात करूं तो देयर इज अ probability of passing CA exam is 90%. Is very less probability of not passing in exam. I hope you are understanding. तो because there is a less probability, कुछ करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. I hope you are understanding. तो कहने से ये कोचिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ तो आपको पता है कि कुछ भी लिख के आ जाओ, पास हो जाओगे. आपको पेपर लिख के आना, अगर पेपर लिखोगे नहीं तो पास कहां से होगी? करेक्ट ना. तो जो 10% स्टूडेंट फेल होते हैं वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम लिखना ही नहीं चाहते, उनके बारे में हम कुछ नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. यस सर. तो यहाँ पर देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग द एग्जाम. Therefore, can you say what action he will take? He will never join any coaching class. मैं ये नहीं बोलता कि आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए. अगर आपकी इच्छा है तो क्लास ज्वाइन कर लो. करेक्ट ना. कोई भी कोचिंग ले लो. करेक्ट ना. बट कैन आई से देयर इज नो नीड ऑफ एनी कोचिंग क्लास. तो नो कोचिंग क्लास रिक्वायर्ड.
नो कोचिंग क्लास रिक्वायर्ड। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बीकॉम का कोचिंग मत लो, वो भी आप ले सकते हो, लेकिन मैं उस स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं जो थोड़ा बहुत पढ़ाई में पढ़ाई करता है, करेक्ट है, उसके लिए कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं है फॉर बीकॉम एग्जाम के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो यू कैन सी दिस इज नथिंग बट कॉन्टिजेंसीज इन द लाइफ ऑफ सीए, so in the life of CA student and the life of BCom student, अंडरस्टूड। और एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए, करेक्ट। सेकंड एग्जांपल, मेरी बात को समझिएगा, इस सेकंड एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, करेक्ट। नाउ सपोज दिस इज योर हाउस, या आपका घर है, करेक्ट, एंड दिस इज एग्जाम हॉल जहां पर आपको सीए फाइनल का एग्जाम लिखना है। दिस इज योर एग्जाम हॉल एंड दिस इज योर हाउस, करेक्ट, एंड टुडे इज एग्जाम डे। आज क्या है? एग्जाम डे, फर्स्ट एग्जाम है सीए फाइनल एफआर का, करेक्ट, एंड यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। आप रेडी हो, आपने पूरा बेस्ट प्रिपरेशन किया और आपको पता है कि आप जैसे एग्जाम लिखोगे आपको 90% आना है, करेक्ट ना। तो यू आर रेडी फॉर एग्जाम, आपने पूजा वूजा करके अपने आप को तैयार कर लिया, और जैसे आप अपने घर से निकले वैसे आपने क्या देखा कि देयर इज सम ब्लैक ब्लैक क्लाउड। आप समझे मेरी बात को, कि आपको आपको क्या नजर आया कि यहां तो कुछ काले काले बादल हैं, अंडरस्टूड, काले काले बादल, अंडरस्टूड, और वो बादल गरज भी रहे हैं, करेक्ट। अब बात है कि कैसे जाएं। अभी तक रेन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बादल देखा गया है, करेक्ट, बारिश नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है। नाउ इसमें मैं कुछ कंडीशन लगाता हूं, कंडीशन लगाने से ये एग्जांपल का महत्व आएगा फॉर दिस रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, कि इस बंदे को मींस आपको यहां एग्जाम हॉल में जाना है ओनली बाय वॉकिंग। ओनली बाय वॉकिंग मीन्स देयर इज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, there is no public transport, there is no private transport, करेक्ट, नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड भी नहीं है, करेक्ट, नो लिफ्ट, किसी से लिफ्ट भी नहीं लेना है, सिर्फ जाना है बाय वॉकिंग, करेक्ट, अंडरस्टूड। मैंने एक कंडीशन लगा दिया कि भाई उनको एग्जाम हॉल के लिए सपोज दिस इज 2 किलोमीटर, तो आप चल सकते हो, 2 किलोमीटर चल के जाना है, करेक्ट, और किसी से भी आप कोई भी तरह की सहायता नहीं ले सकते हो एग्जाम हॉल जाने के लिए, करेक्ट, अंडरस्टूड। माय क्वेश्चन टू यू ऑल कि आज का कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है? दिस इज ब्लैक ब्लैक क्लाउड, तो दिस इज कंडीशन प्रिवेलिंग ऑन एग्जाम डे, आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन। क्या बारिश आएगा या नहीं आएगा, दैट इज नॉट नोन। बारिश नहीं आना फेवरेबल सिचुएशन है, बारिश आना अनफेवरेबल सिचुएशन है इस बंदे के लिए, विच इज डिपेंडेंट ऑन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टन फ्यूचर में, फ्यूचर के इवेंट में डिपेंडेंट करता है, एंड दैट फ्यूचर इवेंट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन। बोलो, देयर इज ए कॉन्टिजेंसीज एग्जिस्टिंग और नॉट। तो यस, देयर इज सम कॉन्टिजेंसीज, आज के दिन में कुछ कॉन्टिजेंसीज है, यस सर। नाउ अब ये बंदा क्या एक्शन लेगा वो हमें समझना। तो कहने से ये बंदा क्या करेगा, गूगल बाबा से बात करेगा। यू नो गूगल बाबा, गूगल बाबा। आज सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन होते हुए भी हम अनस्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बात गूगल बाबा से पूछते हैं। तो गूगल बाबा में ये सर्च करेगा कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेन इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन, यस सर। तो कहने से दिस गूगल बाबा विल आंसर एवरी क्वेश्चन, करेक्ट, सारे क्वेश्चन का जवाब देगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेन, व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेन। तो गूगल बाबा ने जवाब दिया हाई चांसेस ऑफ रेन, हाई chances of rain. I hope you are understanding. High chances of rain, correct, means as per the assessment of these contingencies, अब इस पर्सन को एक्शन लेना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस पर्सन ने गूगल बाबा से पूछा व्हाट इज द चांसेस ऑफ रेन। गूगल बाबा ने बोला कि देयर इज ए हाई चांसेस ऑफ रेन, बहुत ज्यादा चांसेस है कि रेन आएगा। अब रेन आ भी सकता है
नहीं भी आ सकता, बट एज पर करंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय गूगल बाबा देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेन। मुझे बताइए ये क्या करेगा, ये बंदा क्या करेगा, मुझे बताओ क्या एक्शन लेगा। कैन से ही विल टेक अम्ब्रेला, आपके दिमाग में भी यही चल रहा है, या ही विल टेक रेनकोट, आप समझे तो कैन से ही विल टेक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला और रेनकोट, कि अगर बारिश आ जाए तो उस अम्ब्रेला या रेनकोट से अपने आप को बचाएगा, क्योंकि अगर वो भीग गया तो हो सकता है बीमार पड़ जाए, हो सकता है बीमार पड़ जाए तो एग्जाम में लिख ना पाए। करेक्ट, तो अभी बचाना जरूरी। देखो अभी एग्जाम नहीं होता तो सर बोलते भीग के चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड, बट कैन आई से इट इज द राइट डिसीजन टू टेक अम्ब्रेला। तो टेकिंग अम्ब्रेला इज नथिंग बट क्रिएटिंग ए प्रोविजन। अब देखो उन्होंने अम्ब्रेला अपने साथ रखा, अम्ब्रेला खोल के नहीं जाएगा क्योंकि बारिश नहीं आई है। अगर बारिश आएगी तो अम्ब्रेला को यूज करेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो टेकिंग अम्ब्रेला इज व्हाट, प्रोविजन केप्ट विथ अस, मींस वी आर कीपिंग प्रोविजन विथ अस, कि अगर बारिश आ गई तो उस अम्ब्रेला से हम बच जाएंगे। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्शन ऑफ दिस कॉन्टिजेंसी। क्या हमने एक्ट, हमने क्या डिसीजन लिया, हमने क्या डिसीजन लिया, हमने प्रोविजन क्रिएट किया, उस प्रोविजन को यूज नहीं कर रहे हैं। हमने अम्ब्रेला लिया, उस अम्ब्रेला को यूज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि बारिश आई ना तो अम्ब्रेला विल नॉट बी यूज, इट विल बी एज इट इज। अगर बारिश आ जाए तो अम्ब्रेला हम से बच जाएंगे। यस सर, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट, अंडरस्टूड इज माइंड। तो कैन से whenever the chances of losses are high we always create provision, हमें प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, हमें प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए, करेक्ट ना। ये एक सिचुएशन नंबर 1 है। मैं एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट करता हूं इसी केस में, आप बताइएगा क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक्शन क्या हुआ, टेक अम्ब्रेला, अंडरस्टूड। मैं एक सेकंड सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि सेम थिंग हमने गूगल बाबा से फिर पूछा। सेकंड सिचुएशन गूगल बाबा से हमने पूछा, बट अभी क्या हो रहा है कि काले काले बादल के साथ एक बहुत तेजी से विंड भी ब्लो कर रहा है, मीन हवा भी बहुत तेजी से बह रही है, करेक्ट ना। तो ये हो सकता है क्योंकि हवा के प्रभाव से बादल इस प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाए, करेक्ट ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो गूगल बाबा ने बोला क्योंकि हवा बहुत तेजी से चल रही है, विंड इज ब्लोइंग फास्टर, तो इट माइट बी ए पॉसिबल सिचुएशन, चांसेस ऑफ रेन इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन इज वेरी लेस, करेक्ट ना। तो अभी क्या बोलता है, चांसेस ऑफ रेन इज नॉट हाई। आप समझे ना, चांसेस ऑफ रेन इज नॉट हाई, नो चांसेस ऑफ रेन इज नॉट हाई मींस इट इज नॉट प्रोबेबल, करेक्ट ना। मैं ये बोल सकता हूं इट इज नॉट प्रोबेबल, इट इज नॉट प्रोबेबल मींस मैं ये बोल सकता हूं इट इज लेस देन 50%, chances are less than 50%। now in this case also it is always better to keep umbrella। मैं ये नहीं बोलता हूं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप अम्ब्रेला, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि अम्ब्रेला मत लेके जाओ, करेक्ट ना। मींस ऑलवेज इट इज बेटर टू कीप अम्ब्रेला, इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप अम्ब्रेला। बट अगर अम्ब्रेला, क्योंकि चांसेस आर लेस, तो हो सकता है अम्ब्रेला आपके लिए सिर दर्दी हो जाए। तो अगर चांसेस आर लेस है और आप अम्ब्रेला नहीं ले जाना चाहते हो, तो मुझे बताओ, अगर मैं ये बोल दूं कि आप अम्ब्रेला नहीं ले जाना चाहते हो तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। अंडरस्टूड व्हाट एवर आई एम सेइंग, मेरी बात को समझो। इस सिचुएशन में तो आपको अम्ब्रेला लेके जाना ही चाहिए, पर यहां पर चांसेस ऑफ रेन इज लेस देन 50%, तो हो सकता है कि आप बोलो कि अम्ब्रेला लेके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चांसेस आर लेस, बट देन ऑल्सो कुछ तो करके जाना पड़ेगा ना। तो इन दिस सिचुएशन बताओ आप क्या करोगे। तो मैं बताऊं आप क्या करोगे, आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके जाओगे कि आई एम गोइंग टू एग्जाम हॉल विदाउट अम्ब्रेला, अगर बीच में रेन आ जाता है प्लीज कम विथ अम्ब्रेला एंड सेव मी। अंडरस्टूड, इट मींस such information need to be disclosed, need to be disclosed। मेरी बात समझ पा रहे हो। if provision is not created, if provision is not created मींस अगर आप अम्ब्रेला नहीं लेके जाते हो
तो इस इंफॉर्मेशन को आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा कि आप बिना अम्ब्रेला के, बिना छाते के, बिना छाते के जा रहे हो, अगर बीच में बारिश आ जाए तो प्लीज कम विथ अम्ब्रेला एंड सेव मी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इट मींस द फैक्ट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड एज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। तो देखो दोनों ही, अगर आप बता रहे हो आपने प्रोविजन क्रिएट किया या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को आपने डिस्क्लोज किया, दोनों कहां से आ रहा है? कॉन्टिंजेंसी से आ रहा है। Means when I say contingencies does not give rise to only contingent liabilities or provision. Contingencies एक कंडीशन है जिसके कारण से या तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए या तो कंटीजेंट लायबिलिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए। अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। करेक्ट? कुछ और आगे बातें करते हैं। आज का जो डिस्कशन, आज पहला क्लास है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आपने सीए इंटर में क्या किया था और सीए फाइनल में आप क्या करने वाले हो, ताकि आप उस तरह से पढ़ने लग जाओ। देखो मैं अगर आपको सीए इंटर के हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, तो आप कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करोगे। आई होप कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं आपका कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट। अगर मैं बात करता हूं आउटकम, आउटकम, तो वन थिंग वी हैव अंडरस्टूड दैट outcome can be either favorable or unfavorable. Correct? Yes sir. Means this outcome can be favorable or unfavorable. Correct? Yes sir. Yes. Yes sir. now अगर हम favorable बोलते हैं तो favorable means what? any expected income or gain, any expected income or gain means कोई भी contingency से either outcome will favorable or unfavorable, दोनों नहीं हो सकता है। या तो फेवरेबल होगा या तो अनफेवरेबल होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकता। करेक्ट? यस सर। करेक्ट? तो इफ द आउटकम इज फेवरेबल इट मींस एक्सपेक्टेड इनकम अगेन। तो एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, तो ऑफकोर्स कैन आई से इट मींस जब भी हम कॉन्टिंजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब वी आर जस्ट लुकिंग इनटू कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, इट मींस इसका अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। Correct? Understood? I hope you understood. Can you say me what is the meaning of conservatism? मुझे conservatism का मतलब बताओ, बोलो। Accounting is based on conservatism. Yes, sir. Correct? So what is the meaning of conservatism? You will say me right now. I'm just giving you 1 minute. अपने दिमाग में सोचो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म, फिर मैच करना जो मैं कंजर्वेटिज्म का डेफिनेशन बता रहा हूं, क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। करेक्ट? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म? क्या आपने सोच लिया? यस। तो मैं आपको बताता हूं आपने क्या कंजर्वेटिज्म का मतलब सोचा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से आप ये बता रहे होंगे क्योंकि सीए फाउंडेशन में आपको यही बताया जाता है कि कंजर्वेटिज्म मींस प्रोवाइड प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोवाइड फॉर ऑल करेक्ट एक्सपेक्टेड expenses or losses but do not anticipate, correct now, but do not anticipate any expected
income or gains. Correct? Yes, sir. I think most of you are saying this only provide for all expected expenses and losses, but do not anticipate any expected income or gain. Correct? Yes, sir. मेरे ख्याल से आपने यही दिया है, बट इस डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है. व्हाट इज मिसिंग इन दिस डेफिनेशन? कि हो सकता है सीए फाउंडेशन लेवल ये डेफिनेशन चलेगा, बट सीए फाइनल लेवल ये डेफिनेशन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, और उसके मिसिंग के कारण पूरा डेफिनेशन का मतलब चेंज हो जा रहा है. कि यहाँ जो लिखा हुआ प्रोवाइड फॉर ऑल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड डू नॉट एंटीसिपेट एनी एक्सपेक्टेड इनकम अगेन, तो कौन से एक्सपेंस कौन से इनकम के बारे में बात करें? विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये यहां पर मिसिंग है. तो एनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस which arises from past event, which arises from past event. Correct ना? Means which arises from future event, उसको तो हम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते. मीन्स अगर मैं ये बात करूं कि फ्यूचर में मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, ऑफकोर्स आई हैव एम्प्लॉय, सेट ऑफ एम्प्लॉय जो कि फ्यूचर में भी काम करेंगे, तो फ्यूचर में भी हमें बेनिफिट रिसीव होगा. तो क्या उनका सैलरी एक्सपेंस आज रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? नो, because that is based on future event. Correct? So any expenses which will occur due to future event should not be recognized. उसको हम recognize नहीं करते हैं क्योंकि वो भी तो expected है ना. There is also expected expenses, but it is not arising from past event. It is not arising from past event. तो हम उस expenses और losses के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस income और उस gain के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जो अराइज होता है फ्रॉम पास्ट इवेंट. करेक्ट? यस सर. तो यहां पर ऑफ कोर्स अगर मैंने लिखा फेवरेबल, तो दिस फेवरेबल आउटकम ऑलरेडी आई सी दिस आउटकम अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट ओनली. तो हम कॉन्टिजेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो कॉन्टिजेंसीज आर कंडीशन और सिचुएशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, आउटकम ऑफ विच इज नॉट नोन. तो आउटकम में बी फेवरेबल. तो हम जो एक्सपेक्टेड इनकम और गेन्स के बारे में बात करें डेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट. करेक्ट? Of course. So as per conservatism, can I say no accounting treatment? This will not be recognized. Not be recognized. Correct? Understood? It will not be recognized. And these are known as contingent asset. इसे हम क्या बोलते हैं? Contingent asset बोलते हैं. Yes sir. ना अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट एसेट. अभी तो मैं ऊपर ऊपर की बातें आपको बता रहा हूं. करेक्ट? यस सर. नाउ व्हेन आई से अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल मीन्स व्हाट? कैन आई से expected expenses or losses arising from past event. अभी मैं बता रहा हूं arising from past event. Understood? Yes sir. Correct. So can I say when I am saying expected expenses or losses arising from past event, correct? So from accounting point of view, correct? Understood? Means if it is probable, if such losses are probable and it can be estimated, तो what AS4 used to say, अगर मैं AS4 और AS29 के बारे में बात करूं तो वो क्या बोलता था? if it is probable, understood? Means such expenses and losses are probable. Probable means chances are more than 50%. Chances are more than 50% and amount can be estimated. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? An amount can be estimated, then recognize provision. Then we recognize provision. Correct? Recognize provision. Recognize provision means provide for such losses and expenses. इसका मतलब यही हुआ
Correct. When I say recognize provision, means provide such expenses and losses in your books of account. Yes sir, yes sir. Correct. हाँ. In other cases, अगर मैं other cases बताऊं, other cases means what? It is not probable or amount cannot be estimated or both. Correct. So in that case, can I say disclose? When you disclose the fact as contingent liability. Disclose the fact as contingent liability. I hope you're understanding. Correct now. So if it is probable, means chances are more than 50%, and amount can be estimated, then we should recognize provision. Means recognize provision means we should provide for such expenses and losses. Yes, sir. In other cases means either it is not probable or amount cannot be estimated or both. Correct. Then we'll disclose the fact as contingent liability. ये एक सिंपल सी बातें हमने समझी अभी. Understood? Yes, sir. One thing you have understood that both provision and contingent liability are from contingencies only. Are from contingencies. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, coming to expected expenses and losses. अगर मैं बात करूं, थोड़ा और डिस्कशन कर रहे हैं. Expected expenses or losses. Correct? Expected expenses and losses arising from past event. Arising from past event. Correct. So these are of two types. One is due to decline in the value of asset. Due to decline in the value of asset. Correct? Or due to increase in the value of liability. Value of liabilities. Correct? So these expected expenses losses may be due to either decline in the value of asset or increase in the value of liability. जैसे मैं बोलता हूँ increase in the value of liabilities, it means what? It means due to some obligations. Are you getting what I am saying? Correct? So increase in the value of liabilities means due to obligations. There will be some obligation to pay. Yes sir. Correct. So it means there is an obligation for outflow of cash or any other asset. Correct? Understood this point? So whenever there is an obligation arising from past event, जब भी हम obligations के बारे में बात करते हैं arising from past event, then it is covered under AS 29 or Ind AS 37. I hope you are understanding. Correct? So it is covered under AS 29 और Ind AS 37. तो अभी हमारा टॉपिक Ind AS 37 है, तो Ind AS 37 में हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट ना? तो Ind AS 37, correct, means can I say this will be either in this case we will recognize provision or disclose
or disclose contingent liability. Contingent liability. I hope you're understanding. Correct. Means can I say when I say recognize provision, so we are recognizing a liability. So provisions are liability. This is provisions are liability. These provisions are liability as per what? AS 29 as well as Ind AS 37 as per Ind AS 37. So when we say provisions, provisions are liability only which are recognized when outflow of resource is probable. आप मेरी बात समझ पा रहे हो? So when these two conditions are satisfied, then we recognize provision and these provisions are liability which is covered under Ind AS 37 or AS 29. तो जब भी हम वर्ड प्रोविजन यूज करते हैं सॉरी तो ये प्रोविजन का मतलब लाइबिलिटी होता है. दिस आर लाइबिलिटीज ओनली. करेक्ट. यस सर. यस सर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट. एनी डाउट? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है. बट व्हेन वी से दिस इज ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो दिस इज देयर इज नो ऑब्लिगेशन. करेक्ट. तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश ना. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटर है एंड दैट अमाउंट इज नॉट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर, तो देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स. देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स. हाँ, जो इनफ्लो आने वाला था वो अब नहीं आएगा. करेक्ट. अंडरस्टूड. तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन. देयर इज नो ऑब्लिगेशन. करेक्ट. फॉर आउटफ्लो of cash or asset. Correct. So can I conclude in this way कि it will not result in any liability. So whenever there is a decline in the value of asset, it might happen we need to provide such losses. Provide such losses does not mean we are recognizing provision, because provision का मतलब liability होता है. Means can I say it will not result in liabilities. Correct. Understood. Yes sir. So this will not result in liabilities. Can I say it is only an adjustment to asset. आपको only asset को adjust करना पड़ेगा. So this is known as adjustment to asset. Understood whatever I am saying? So what I am saying, just try to understand. I am not saying that you are not supposed to provide such losses. आपको losses को तो provide करना पड़ेगा because this is expected losses arising from past event, and if such losses are probable, you should provide such losses. तो मैंने यहाँ जब लिखा it is probable an amount can be estimated, so it means provide. तो एक जनरल टर्म क्या है? Provide such expenses and losses. So when we say provide such expenses and losses, correct, and if it will result in outflow resource, we call it provision. हम उसको क्या बोलते हैं? Provisions. हम बोलते हैं recognize provision, and this provision is covered in AS 29 and in AS 37. But this when we provide such losses which arises due to decline in the value of asset, that is not a provision. That is not covered under Ind AS 20, Ind AS 37 or AS 29. Correct now. So this is not covered. This is not covered under AS 29 और Ind AS 37. फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस लॉसेस को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. प्रोवाइड सच लॉसेस इज ए जनरल टर्म, बट इट विल नॉट बी ए प्रोविजन. प्रोविजन मीन्स लायबिलिटी एंड दीज आर नॉट लायबिलिटी. अंडरस्टूड? मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो दिस एडजस्टमेंट टू एसेट आर नोन एज इम्पेयरमेंट लॉस. इसका एक नया नाम है इम्पेयरमेंट लॉस. इसे हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस. impairment loss. Correct. So these adjustment to assets are known as impairment loss. Correct. So whenever we say impairment loss, so impairment loss is also provided due to contingencies. Impairment loss is also provided due to contingencies. Correct now. But these are not provision. These are not provision. These are not what? Liabilities. Understood? Have you understood this point? Correct. बट यहां पर आप जो एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
दैट फॉर दैट हमें एक लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। करेक्ट, अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, देयर आर सम एग्जांपल्स, राइट डाउन एग्जांपल। अगर मैं इन्वेंट्री के डिक्लाइन के बारे में बात करूं, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्रीज, अगर मैं इन्वेंट्रीज के बारे में बात करूं, तो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज कवर्ड इन AS2, इंड AS2। AS2 जो आपने किया है, इंड AS2 जो हम करने वाले, तो अभी मैं AS भी लिख रहा हूं, इंड AS भी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इट इज कवर्ड इन AS2 ऑब्लिक इंड AS2। और क्योंकि आपको AS2 अच्छे से पता, तो AS2 में आपने किया था कॉस्ट प्राइस और NRV व्हिचएवर इज लोअर, दैट इज लोअर इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट लॉस। मींस अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, उसका NRV 80 है, तो आपने इन्वेंट्री को राइट डाउन किया 20 से, दिस 20 इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट लॉस। बट इसके लिए आप कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करते थे, यू हैव नॉट क्रिएटेड एनी प्रोविजन। व्हाई देयर इज नो प्रोविजन? बिकॉज़ देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे, दिस एक्सपेंस विल बी चार्ज टू PL, बट हम एक लायबिलिटी यहां क्रिएट नहीं करेंगे, दिस विल बी एडजस्टेड विद इन्वेंटरीज। अंडरस्टूड? यस सर, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, understood? So when I say all expected and expenses, this provide all expected expenses and losses. So this expected expenses and losses may be due to decline in the value of asset or due to increase in the value of liability. तो जब हम Ind AS 37 के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस लॉसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उस एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, that will result in outflow of resource, that will result in outflow of resource. Understanding? मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? Yes sir, we are able to understand. सेकेंड, अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, IM इज इंटेंजिबल एसेट एंड IP इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको पूरा लिखना देख लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। करेक्ट। इसके इम्पेयरमेंट के बारे में कवर किया गया AS 28 में, जो कि आपने CA इंटर में नहीं किया, AS 28, बट इट विल बी कवर्ड अंडर इंड AS 36। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, आप समझ रहे हो? तो वहां तो नाम ही था इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, बट दैट वाज कवर्ड अंडर AS 20, जो कि आपने CA इंटर में नहीं किया, तो ऑफकोर्स इसके बारे में आपको पता नहीं है। करेक्ट? यस सर। अगर मैं बात करूं अदर इन्वेस्टमेंट, तो अदर इन्वेस्टमेंट अगर आपने AS 13 पढ़ा है, तो वहां आपने करंट इन्वेस्टमेंट किया। करंट इन्वेस्टमेंट वाज मेजर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाज मेजर एट कॉस्ट प्राइस लेस प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। याद आ रहा है? करेक्ट, याद आया कुछ? तो दैट प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन वाज adjusted with asset, it was never shown in the liability side of balance sheet. Understood? Yes sir. तो अदर इन्वेस्टमेंट यहां पर आप लिख सकते हो AS 13, और यहां लिख लो ऑफकोर्स इंड AS 109 कमिंग सून इन योर लाइफ। इंड AS तो हम अपने अभी धीरे धीरे हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। करेक्ट? यस सर। पॉइंट नंबर डी, रिसीवेबल। अगर हम रिसीवेबल के बारे में बात करें, तो रिसीवेबल में आप एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते थे। मुझे बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वेदर इट इज लायबिलिटी? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट ए लायबिलिटी, क्योंकि ये तो एक एडजस्टमेंट टू एसेट है। करेक्ट ना? तो अब आपको समझ में आ रहा है कि दिस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट ए प्रोविजन। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट ए प्रोविजन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रोविजन है ही नहीं, बिकॉज एज पर AS 29, एज पर इंड AS 37, प्रोविजंस आर लायबिलिटी। ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहे हैं सर? तो कहने से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट ए प्रोविजन, हालांकि नाम ही गलत है। इसका नाम क्या होना चाहिए? इम्पेयरमेंट लॉस। तो इंड AS में इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बोला जाता था ऐसे जनरल टर्म प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बट वो इनकरेक्ट टर्म है, इनकरेक्ट टर्म है। तो आज से हम उसको क्या नहीं बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस या एक्सपेक्टेड इम्पेयरमेंट लॉस। अंडरस्टूड? तो इसका एक जनरल नाम है, अच्छा नाम है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। क्रेडिट लॉसेस, जो कि हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो उसके लिए कौन सा इंड AS है? इंड AS 109। मुझे आप ये बता सकते हो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर था? कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट कवर्ड इन AS 29। आप AS 29 मत बोल देना। तो इट वाज कवर्ड in one of the accounting standard because there was no specific accounting standard. तो कहने से मैं ये बोल सकता हूँ उसका कवरेज AS 4 में ही था। मींस हम जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे,
वो बनाते थे एज पर AS4 के हिसाब से बनाते थे, तो आप लिख सकते हो कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट वाज कवर्ड इन AS4 के हिसाब से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करते थे। अंडरस्टूड? यस सर, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल पॉइंट। मींस कैन आई से provision for doubtful debt is not a provision। देखो बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इज नॉट ए प्रोविजन। व्हाई? बिकॉज प्रोविजन are liability, is not a provision as it is not a liability, as it is not a liability। करेक्ट? देखो, provision for doubtful debt is not a correct terminology, is not a correct terminology under Ind AS। Under Ind AS it will be known as expected credit loss। It will be known as allowance for expected credit loss। करेक्ट? तो उसको हम अलाउंस बोलेंगे, ना कि प्रोविजन बोलेंगे। करेक्ट? एन अलाउंस इज डिडक्टेड फ्रॉम एसेट, उसको हम एसेट से माइनस करके दिखाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो एक करेक्ट टर्म है ही नहीं, जो कि यूज ही नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वंस यू आर इन सीए इंटर, अब सॉरी, वंस यू पास सीए इंटर एंड यू ज्वाइन आर्टिकलशिप, तो हो सकता है अपने सीए फॉर्म में भी आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यूज नहीं करते होंगे, बट चलो ठीक है, फॉर एएस क्लाइंट आप यूज कर भी रहोगे। इन एएस क्लाइंट के लिए तो आप कभी भी यूज नहीं करेंगे विच वर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। हर बात आप समझ रहे हो? देखो अभी तक हमने इंडेस 37 स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं आपको एकदम जनरल बातें बता रहा हूँ कि देखो सीए इंटर और सीए फाइनल में क्या डिफरेंस है। सीए इंटर में हम किस लेवल में पढ़ते थे, सीए फाइनल में हम किस लेवल में पढ़ रहे हैं। बताओ, अप टू दिस एनी डाउट? अप टू दिस एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। जब भी मैं आपसे पूछता हूं एनी डाउट, तो आप कोई भी डाउट सोचिए और कोई डाउट आपके मन में आ रहा है उसको लिख लीजिए, और फिर आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम ग्रुप। आप समझे मेरी बात को? तो मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, ये मत समझना कि सर ये कैसे पूछते हैं कि आप डाउट बोलो। मैं आपको डाउट पूछ रहा हूं क्योंकि आप इंटरेक्ट कर पाओ, और आपको कोई भी डाउट था उसको लिख लीजिए, क्योंकि आप मुझसे पूछ तो नहीं सकते हो। तो जैसे वो डाउट होता है उसको लिख लीजिए और आप मुझसे पूछिए इन टेलीग्राम ग्रुप। अंडरस्टूड? यस सर। करेक्ट? नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर आई हैव सेड। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कि मैंने आपको क्या क्या बताया। तो व्हाट आई सेड, कॉन्टिंजेंसीज मींस हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया इंड AS 37, बट आई एम नॉट टॉट यू एनीथिंग अबाउट इंड AS 37 राइट नाउ। हमने कॉन्टिंजेंसी का डेफिनेशन देखा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। तो व्हाट AS4 यूज्ड टू से, अ कंडीशन मींस कॉन्टिंजेंसी द कंडीशन और एनी सिचुएशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, outcome of which is not known, which is dependent on happening or non-happening of uncertain future event which is not within the control of entity। correct? yes sir। then हमने बोला कि जो outcome है it can be either favorable or unfavorable। favorable means expected income or gain arising from past event, unfavorable means expected expenses and losses arising from past event। अगर वो फेवरेबल है तो ऑफकोर्स उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते एज पर आवर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, एंड इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज, दिस विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्टिंजेंट एसिड। कॉन्टिंजेंट एसिड, करेक्ट? अनफेवरेबल है तो उसको हम अनफेवरेबल है, and if the expected expenses and losses are probable and can be estimated, then it is provided, it will be probable, will provide such expenses and losses, will provide such expenses and losses। in other case will disclose the fact as contingent liability। understood? yes sir। now expected expenses losses, यहाँ पर कुछ डाउट आता है
तो expected expense and losses arising from past event are of two types. One is due to decline in the value of asset, one is due to increase in the value of liability. So when we say increase in the value of liability means it will result in outflow of resource or asset, correct? So there is an obligation. So this obligation will be recognized as per AS 29 और Ind AS 37 जिसका नाम है प्रोविजन. तो प्रोविजन आर लाइबिलिटी. जब भी हम बोलते हैं प्रोविजन तो वट एवर प्रोविजन विच आर कवर्ड अंडर Ind AS 37 दैट आर लाइबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं. अंडरस्टूड. तो एनी एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस व्हिच आर ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट उसको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे, बट दैट आर नॉट प्रोविजन. उसको हम प्रोविजन नहीं बोलते हैं, उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस. करेक्ट, इम्पेयरमेंट लॉस. So such impairment loss will be recognized as per the specific accounting standard or Ind accounting standard. For example, inventory के लिए हम AS2 या Ind AS2 लगाते हैं. Property, plant, equipment, इंटेंजिबल एसेट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए हम Ind AS 36 लगाते हैं. करेक्ट. अदर इन्वेस्टमेंट के लिए हम Ind AS 109 लगाते हैं. रिसीवेबल के लिए हम Ind AS 109 लगाते हैं. करेक्ट. तो व्हाट आई वांट टू से कि जो रिसीवेबल के लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टर्म यूज करते थे वो एक्चुअली गलत टर्मिनोलॉजी है. करेक्ट वर्ड क्या है? अलाउंस फॉर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस. अंडरस्टूड? यहां तक समझे? तो कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन लास्ट में? क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? बोलो. करेक्ट. आज मैं इतना ही पढ़ाने वाला हूं. लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा ये समझने के लिए कि अभी तक आपने जो समझा वो आपको समझ में आया है या नहीं आया. मींस व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड. करेक्ट? यस सर. तो माय क्वेश्चन टू यू ऑल, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन बचपन से करें, डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. तो डेप्रिसिएशन विल बी कवर्ड इन फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट, ये मुझे बताओ. डेप्रिसिएशन फर्स्ट पार्ट में आएगा कि सेकंड पार्ट में आएगा? समझे? क्वेश्चन समझे कि जो डेप्रिसिएशन है वो फर्स्ट पार्ट में आएगा कि सेकंड पार्ट में आएगा? ये मुझे बताओ. आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट. 1 मिनट में सोच के बताओ कि इट विल कम इन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. बोलिए. सर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछते हो आप सर? हमने तो सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा क्वेश्चन पूछोगे. यही तो है ना, मुझसे पढ़ने आए हो तो कुछ तो अलग मिलेगा ना. करेक्ट. तो डेप्रिसिएशन अगर आपका आंसर है इट विल कम इन द फर्स्ट पार्ट, तो आई विल से नो, इट विल नॉट कम इन फर्स्ट पार्ट. तो डेप्रिसिएशन इज नॉट डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर आप ये बोल रहे हो डेप्रिसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग नहीं पता है. करेक्ट? अंडरस्टूड. और ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन विल नॉट कम इन सेकंड पार्ट आल्सो, कि डेप्रिसिएशन विल नॉट गिव राइज टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. तो कैन यू से इट इज नाइदर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नो इट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. ये दोनों नहीं है. ओहो हो. मींस डेप्रिसिएशन इज नॉट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. अगर आपके मन में ये चल रहा था कि डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका मतलब आज तक आपको डेप्रिसिएशन का मतलब ही नहीं पता है. देखो जब मैं बोलता डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. मींस इवन दो एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका फिर भी हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अंडरस्टूड? मींस कोई भी एसेट जिसका वैल्यू अप्रिशिएट कर रहा है उसको भी हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट एसेट. मींस अगर आपने इस मोबाइल को खरीदा 10,000 में, लेकिन आज इसका प्राइस 12,000 है, फिर भी हम इसके कॉस्ट को डेप्रिशिएट करेंगे. दैट इज एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट. एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो डेप्रिसिएशन इज नॉट अकाउंटेड ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग होता है एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट. करेक्ट ना? आई होप यू अंडरस्टूड. तो एक नोट तो लिखो. अगर आपका आंसर सही था तो अच्छी बात है, गलत था तो इसका मतलब आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सही से नहीं पढ़ा है. देखो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने सीए इंटर में कुछ पढ़ाई नहीं की, बट अब ये देखो कि आपको क्या पढ़ाया गया है और आपने क्या पढ़ा है. अंडरस्टूड? करेक्ट? करेक्ट? यस सर. तो कैन यू से वन नोट राइट डाउन. डेप्रिसिएशन is not a decline
in the value of asset. Correct? It is a systematic allocation, systematic allocation of cost, or you can add on depreciable amount cost during the useful life of asset due to matching concept. Due to matching concept. Understood? Correct? Now, तो आपने एक टर्म सुना होगा डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. करेक्ट ना? याद आ रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो महा गलत नाम है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर कवर ही नहीं होता. अगर जैसे मैं बात करूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो यहाँ पर कवर होता है, दैट इज एज पर कॉन्टिजेंसीज. तो चलो ठीक है, कुछ ना कुछ हम उसको मान भी लेते हैं कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहीं ना कहीं सही है. Understood? Because we are providing such losses due to contingencies, due to conservatism. समझ रहे हो मेरी बात को? But provision for depreciation, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो महा गलत नाम है. दैट इज नॉट ड्यू टू कंजर्वेटिज्म. आप कैसे उसका नाम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे देते हो? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जैसे आप सीए बनोगे ना, आप कभी भी यूज नहीं करोगे उसको. कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यूज नहीं किया गया. आई डोंट अंडरस्टैंड आईसीआई ये टर्म क्यों यूज करता है. तो जस्ट राइट डाउन वन नोट कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आपको पता है ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बारे में? करेक्ट? मींस वी यूज्ड टू पास वन जनरल एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एसेट इन बैलेंस शीट. यस सर, यस सर. तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट अ करेक्ट टर्म. accumulated depreciation should be used instead of provision for depreciation. Understood? तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहीं ना कहीं चलो ठीक है, बिकॉज दैट इज ड्यू टू व्हाट कंजर्वेटिज्म. बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो महा बकवास नाम है. तो जैसे आप सीए बनोगे देखिए आप अपने ऑफिस में कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हो, आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हो. करेक्ट? यस सर. बिकॉज दैट बैलेंस शीट इज साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट. करेक्ट? यस सर, यस सर. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? इस नोट को समझे? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. करेक्ट? यस सर. तो एक मैंने आपको हमने एक बेसिक डिस्कशन किया था कि आप प्रोविजन एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए भाई दिस वट एवर इंड एस 37 अभी हम जो करेंगे दैट डज नॉट डील इन द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. इसके ऊपर हम इंड एस 37 नहीं लगाते हैं. उसके लिए स्पेसिफिक इंड एस है, तो उसके बारे में इंड एस 2 में करेंगे, इंड एस 36 में करेंगे, इंड एस 109 में करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. करेक्ट? यस सर, यस सर. करेक्ट. आज के लिए इतना ही. फॉर टुडे दिस मच ओनली, मींस फ्रॉम टुमारो, बिकॉज टुडे इज एन इंट्रोडक्शन क्लास. तो आज इतना ही करते हैं. कल से हम एक फिर से मतलब विल डू व्हाट इंड एस 37 फ्रॉम बिगिनिंग. करेक्ट? ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास. Yes, sir. Thank you very much. We'll meet tomorrow. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your remaining day. Bye bye.